नमस्कार छात्रों, आज हम आपको अनुस्वार व अनुनासिक के बारे में बताना चाहेंगे। आज आपका शीर्षक है अनुस्वार व अनुनासिक। हिंदी में स्वर और व्यंजन के अतिरिक्त और अन्य ध्वनियाँ भी होती हैं जिनको हम अनुस्वार व अनुनासिक कहते हैं। तो सर्वप्रथम हम अनुस्वार से आपको अवगत कराते हैं कि अनुस्वार क्या होता है। अनुस्वार, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि अगर हम इसका विच्छेद करते हैं अनु प्लस स्वर, यानी कि स्वर यानी कि स्वर जो अक्षर होते हैं जिनकी मात्राएं होती हैं उनका अनु करने वाला, उनका अनुसरण करने वाला, उनको हम अनुस्वार कहते हैं। तो इसकी संधि विच्छेद हुआ अनु प्लस स्वर। और इसका जो लिखित चिन्ह है इसको हम किस तरह से लिखते हैं, उसका चिन्ह है आपका बिंदु। तो अनुस्वार अनु प्लस स्वर यानी कि स्वर का अनुसरण करने वाला अर्थात स्वर के बाद में आने वाला वो अनुस्वार होता है, और इसका लिखित चिन्ह क्या होता है, बिंदु होता है। अर्थात यह हमेशा शब्द के मध्य में आता है या अंत में आता है, लेकिन शब्द के पहले नहीं आता। तो इसको जो इसका जो हम प्रयोग करते हैं वो शब्द के मध्य में या अंत में किया जाता है। अब अनुस्वार हम को बोलते समय हमें मुंह के किस भाग का स्पर्श करना पड़ता है। तो अनुस्वार स्वर को बोलते समय हमें नासिका यानी कि नाक का आश्रय लेना पड़ता है, अर्थात हम इसको बोलते समय नाक की सहायता से बोलते हैं। तो अनुस्वार जो है जब भी हम बोलेंगे, जैसे आपका ये अक्षर है इसके हंस, चंचल, तो ये आपके जो है अनुस्वार बिंदु हैं, और इसको हंस इसको बोलने में हमें जो है नाक का सहारा लेना पड़ रहा है। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल हैं आपके कंस, घंटा, पंख, बिंदु। तो ये इनमें आपको देख रहे हो ऊपर से जो डॉट दिखाई दे रहे हैं ये अनुस्वार चिन्ह है, और इसको बोलने में हमें नाक का सहारा लेना पड़ रहा है। तो अनुस्वार का जो चिन्ह होता है वो बिंदु होता है। अब हम अनुस्वार का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं और किस किस रूप में करते हैं वो हम आपको बताते हैं। पहला है इसका प्रयोग कि यदि य, र, ल, व अर्थात अंतस्थ व्यंजन या श, श, स, ह स्पर्श व्यंजन उष्म व्यंजन, अगर इन दोनों व्यंजन से पहले अगर हमारा अनुस्वार शब्द आ रहा है तो उसको हमेशा ही हम बिंदु के रूप में ही प्रयोग करेंगे, ना कि हम किसी और की तरह से इसका प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे अगर हमने लिखा है संयम, संयम, तो इसमें य से पहले हमारा बिंदु आ रहा है तो हम इसको बिंदु ही लगाएंगे और किसी तरह इसका प्रयोग नहीं करेंगे। इसी तरह से अगर हमारा शब्द है ये संवाद, व से पहले हमारा बिंदु आ रहा है, अनुस्वार अक्षर आ रहा है, तो उसको हम बिंदु की तरह ही प्रयोग करेंगे। लेकिन कहीं कहीं पर हम जो है बिंदु का प्रयोग कहाँ करते हैं, जैसे कि दूसरा एग्जांपल है, यदि किसी वर्ग के अक्षर से पहले अनुस्वार आता है तो हम
उसको दो तरह से प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? जैसे आपका ये है आपका कंपन, अगर हम इसको, दूसरा है आपका कंघा, तो इसको हम दो तरह से कैसे प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आपका वर्ग कौन सा है, ये अनुस्वार कहाँ है, ये रहा। इसके बाद वाला वर्ग के अक्षर से पहले, किसी वर्ग के अक्षर से पहले अनुस्वार आता है तो हम उसको दो तरह से प्रयोग करते हैं। यानी कि अगर हम किसी वर्ग के अक्षर से पहले, यानी कि अगर हमारे प से पहले, वर्ग का जो प है उससे पहले अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, तो उसके, तो इसको, ये किस वर्ग का है, ये प जो है आपका पवर्ग का है, प वर्ग का, यानी कि प फ ब भ म, तो उस वर्ग का प्रयोग उस वर्ग में आता है। तो उस वर्ग में हम हमेशा दो तरह से प्रयोग कर सकते हैं, या तो हम इस तरह से प्रयोग करें या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। प से पहले अगर अनुस्वार आया है तो हम प वर्ग का जो पांचवा अक्षर है, जो नासिक के वर्ण है, उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो पांचवा अक्षर प फ ब भ म होता है, तो इसलिए हम उसको यहाँ पर अनुस्वार की जगह ब भी लगा सकते हैं। इसी तरह से जैसे ये आपका कंघा शब्द है, तो घ से पहले अनुस्वार आया है, तो घ में तो घ से पहले अनुस्वार अगर आया है तो घ जो है किस वर्ग का है, आपको ये देखना पड़ेगा। क ख ग घ, तो इसका पांचवा अक्षर कौन सा होगा, अंगा। तो हम इसको इस तरह से भी प्रयोग कर सकते हैं और इसके बीच में हलंत लगाएंगे। इसको हमने आधा माह लिख दिया, लेकिन हम इसको आधा माह नहीं लिख सकते, इसलिए हमने यहाँ पर हलंत का प्रयोग किया है। इसी तरह से आपका ये शब्द है आपका तंतु, तो इसको भी हम, जैसे त जो है अनुस्वार के बाद त आया है और उसका पांचवा वर्ण आपका त थ द ध न होता है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तंतु। हम इसको दो तरह से प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन य र ल व श श ह से पहले अगर हमारा अनुस्वार आता है तो हमें अनुस्वार ही लगाना है। लेकिन अगर किसी वर्ग के अक्षर से पहले अनुस्वार आता है तो हम उसको दो तरह से प्रयोग कर सकते हैं, दोनों ही आपके सही होंगे, कंपन या कंपन। कंघा और कंघा, उच्चारण दोनों का सेम होगा, लेकिन इसका लिखने का थोड़ा सा तरीका भिन्न है। इसी तरह से जो तीसरा इसका अगर हम प्रयोग कर सकते हैं, तीसरा जो है अनुस्वार का प्रयोग हम तब करते हैं जब शिरोरेखा इसे कहते हैं, जो हम ऊपर यहाँ इस लाइन को हम शिरोरेखा, कोई भी अक्षर हम लिखते हैं तो हम उसको शिरोरेखा कहते हैं। जैसे ही आपका ये वाली आपकी जो लाइन है वो शिरोरेखा है, उस शिरोरेखा से ऊपर अगर कोई मात्रा आती है, कोई स्वर आता है, स्वर की मात्रा आती है, तो उसमें हमेशा अनुस्वार का ही प्रयोग होगा, उसमें किसी और का प्रयोग नहीं होगा, चंद्र बिंदु नहीं होगा, उसमें केवल हम बिंदु का ही प्रयोग करेंगे। तो अनुस्वार का प्रयोग हम तीन तरह से करते हैं, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन से पहले अगर अनुस्वार आता है तो हम उसको बिंदु के रूप में भी प्रयोग करेंगे। इसके अतिरिक्त अगर हमारे किसी वर्ग से पहले अनुस्वार का प्रयोग आता है तो उस वर्ग का हमें पंचम अक्षर लगाएंगे। और तीसरा है कि अगर शिरोरेखा से ऊपर हमारा अगर मात्रा है तो उसमें हमेशा ही अनुस्वार का ही प्रयोग होगा, अनुनासिक का प्रयोग नहीं होगा। तो आपको अनुस्वार अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।